जैन फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल MB स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला का ये हमारा पहला वीडियो है। पहले वीडियो का पहला टॉपिक है मानव उत्पत्ति एवं विकास। इतिहास की श्रृंखला में प्राचीन भारतीय इतिहास में कम से कम 50 से 60 लेक्चर जाएंगे, तब जाके प्राचीन भारतीय इतिहास पूरा होगा। हमारी क्लासेस से आपको UGC, नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT, TGT, LT, GIC, इसके अलावा PCS और लगभग IS लेवल तक मैटर प्रोवाइड हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, मानव की उत्पत्ति एवं विकास। मानव की उत्पत्ति एवं विकास के लिए हमको उससे पहले पृथ्वी का इतिहास मतलब या फिर पृथ्वी की उत्पत्ति को समझना पड़ेगा, तब जाके मुझे मानव की उत्पत्ति एवं विकास समझ में आएगा। देखते हैं मानव की उत्पत्ति एवं विकास का पहला टॉपिक, पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी का भौगोलिक इतिहास। पृथ्वी की उत्पत्ति को लेके जो धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में जल प्लावन की कथा और अपने मुस्लिम धर्म में अपनी अलग विचारधाराएं हैं, ईसाई धर्म में अपनी अलग विचारधाराएं हैं पृथ्वी की उत्पत्ति को लेके। लेकिन ये धाराएं मान्यताएं तब जाके काल्पनिक और कहानी सिद्ध हो गई जब विकासवाद के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन महोदय ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीच में 1859 में प्रकाशित किया। तब ये धार्मिक मान्यताएं एक कल्पना और कहानी बनकर रह गई। दूसरी पुस्तक इनकी है चार्ल्स डार्विन महोदय की विकासवाद सिद्धांत के तहत डिसेंट ऑफ मैन। ये पुस्तकों में पृथ्वी के क्रमवार कैसे उत्पत्ति हुई उनका विवरण चार्ल्स डार्विन के विकासवाद सिद्धांत के तहत ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक में मिलता है, जो 1859 में इनकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। आइए देखते हैं। तो ये रहा चार्ल्स डार्विन महोदय का विकासवाद सिद्धांत। इनके सिद्धांत से हमें एक प्रमाणित और तर्कपूर्ण प्रमाण मिल गया पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का। लेकिन हमको पढ़ना है मानव की उत्पत्ति एवं विकास। उसके लिए मुझे पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी का भौगोलिक इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति को लेके जो डेटिंग है वो 4.8 करोड़ स्वीकार किया जाता है, लेकिन लगभग में 5 करोड़ माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन कहीं 4.8 अलग अलग मिलती है, लगभग में आपको 5 करोड़ मानना है। आइए देखते हैं पृथ्वी के इतिहास को कितने भागों में बांट के पढ़ा गया है। तो पहला बांटा गया है महाकल्प में। महाकल्प को इंग्लिश में ईरा कहते हैं। ईरा की संख्या 5 है। दूसरा युग में बांटा गया है। युगों को इपोज कहा जाता है। इपोजों की संख्या 4 है। तीसरा कल्प में बांटा गया है। कल्प को पीरियड कहा जाता है। इनकी संख्या 18 है। अब इनको क्यों बांटा गया है इसको समझने के लिए जैसे कि ये हमारा हो गया घंटा, ये हो गया मिनट, ये हो गया सेकंड। तो महाकल्प के अंतर्गत युग आता है, युग के अंतर्गत कल्प आता है। तो आइए देखते हैं पहला महाकल्प। पहला महाकल्प है प्री पैलियोजोइक महाकल्प। प्री पैलियोजोइक महाकल्प को किसी युग में बांटा नहीं गया है, लेकिन 2 कल्पों में बांटा गया है। पहला कल्प है आर्कियन कल्प। आर्कियन कल्प को जीव और जीवन रहित पीरियड कहा गया है, क्योंकि इस काल में कोई भी जीव और जीवन नहीं पाया जाता है। लेकिन निस और ग्रेनाइट जैसी चट्टानों का एविडेंस इस काल में मिलता है। दूसरा कल्प है प्रीकैम्ब्रियन कल्प। प्रीकैम्ब्रियन कल्प में आरावली, धारवाड़ जैसी चट्टानों का विकास हो गया था। मतलब जो आज की राजस्थान की आरावली पर्वत श्रृंखला है, उनका निर्माण प्रीकैम्ब्रियन कल्प में हो गया था। आरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो एक वलित पर्वत श्रृंखला है। वे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सोचिए कितनी पुरानी हमारी आरावली पर्वत श्रृंखला है। आइए दूसरा महाकल्प देखते हैं, पैलियोजोइक महाकल्प। पैलियोजोइक महाकल्प को प्राथमिक युग कहा गया है। प्राथमिक युग को 6 कल्पों में विभाजित किया गया है, लेकिन हमको वही कल्प पढ़ना है जो हमारी टॉपिक की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो पहला कल्प है कैरेबियन कल्प। कैरेबियन कल्प में
विंध्यन पर्वत और सूक्ष्म जीवों का विकास हो गया था। जो विंध्यन पर्वत है वो कैम्ब्रियन कल्प में बना था। और इसके अलावा जो समुद्री घास थी उनका भी एविडेंस कैम्ब्रियन कल्प में मिलने लगा था। इस श्रेणी का तीसरा कल्प है सेलियोरियन कल्प। सेलियोरियन कल्प में रीढ़ वाले जो जीव थे उनका एविडेंस मिलने लगा था। इसके अलावा प्रवाल और मछलियों का भी एविडेंस इस कल्प में मिलने लगा था। इस श्रेणी का चौथा कल्प है डियोनियन कल्प। डियोनियन कल्प को तो मत्स्य युग ही कहा गया। ऐसा क्यों? यहाँ पे मछली के एविडेंस तो मिल गए थे, लेकिन जो मछलियों का बोलबाला था, मतलब ज्यादा मछलियों का एविडेंस जो मिला है वो डियोनियन कल्प में मिलने के कारण इसे मत्स्य युग कहा गया है। इस कल्प में जो शार्क जैसी विशाल मछली है उनका भी एविडेंस मिलता है। इसके उभयचर का भी, उभयचर जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं वो उभयचर की श्रेणी में आते हैं, उनका भी एविडेंस इस काल में मिलने लगा था। इस श्रेणी का पांचवा कल्प है कार्बोनिफेरस कल्प। कार्बोनिफेरस कल्प को तो उभयचर युग ही कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे भी उभयचर जीवों का बोलबाला था, मतलब उभयचर जीवों के एविडेंस बहुत ज्यादा मिले जाने के कारण इसे उभयचर युग ही कहा गया है। इस काल में जो है पेड़ों की लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा मिलती है। आइए तीसरा महाकल्प देखते हैं, मेसोजोइक महाकल्प। मेसोजोइक महाकल्प को द्वितीयक युग कहा गया है। द्वितीयक युग को 3 कल्पों में विभाजित किया। यहाँ भी हम टॉपिक के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वही कल्पों को पढ़ेंगे। तो इस श्रेणी का दूसरा कल्प है जुरासिक महाकल्प। जुरासिक महाकल्प को डायनासोर का काल कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? मतलब यहाँ पे डायनासोर के जो एविडेंस है बहुत ज्यादा मिले हैं। डायनासोर का बोलबाला था इस युग में, इसी कारण इसे डायनासोर युग कहा जाता है। तीसरा कल्प है उसे क्रेटेशियस कल्प कहा गया है। क्रेटेशियस कल्प में राकी, एडिजा और लोनार झील, कछुआ इत्यादि का एविडेंस मिला है। मतलब जो दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एडिजा, उसका निर्माण क्रेटेशियस कल्प में हुआ था। इसी क्रेटेशियस कल्प में महाराष्ट्र में, ये लोनार झील महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में क्रेटेशियस कल्प में एक ज्वालामुखी फटी थी। उस ज्वालामुखी फटी होने कारण इस लोनार झील का निर्माण हुआ था। ये ज्वालामुखी फटने के कारण इस लोनार झील का निर्माण हुआ था। इसी कारण आज भी जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वहाँ पे काली मृदा, मतलब काली सॉइल इस ज्वालामुखी फटने के कारण पाई जाती है। आइए चौथा महाकल्प देखते हैं, सोनोजोइक महाकल्प। सोनोजोइक महाकल्प को तृतीयक युग कहा गया। तृतीय युग को 5 कल्पों में बांटा गया। यहाँ भी हम जो टॉपिक के दृष्टि इम्पोर्टेंट कल्प है उन्हीं को पढ़ेंगे। पहला कल्प है पैलियोसीन कल्प। पैलियोसीन कल्प को प्राइमेट वर्ग कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया है कि प्राइमेट वर्ग के अंतर्गत जो बंदर, कपी, छछूंदर, लंगूर, चपेंजी इत्यादि आते हैं। तो ये जो स्तनधारी जीव, मतलब प्राइमेट वर्ग का एविडेंस मिलता है सर्वप्रथम प्लायोसीन में मिलता है। मतलब मानव की जो पहली कड़ी आई वो यहाँ पे आई है सोनोजोइक के तृतीय युग के प्लायोसीन कल्प में। तो ये हमारी टॉपिक की दृष्टि पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्तनधारी जीवों का निर्माण पैलियोसीन कल्प में मिलता है। इस श्रेणी का तीसरा महत्वपूर्ण कल्प देख लेते हैं, वो है ओलिगोसीन कल्प। ओलिगोसीन कल्प में जो आज का हिमालय है उसके जो बृहद हिमालय श्रृंखला है उसका निर्माण ओलिगोसीन कल्प में हो गया था। ये जो सोनोजोइक कल्प है इसमें टोटल जितना भी हिमालय है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, उनका निर्माण इस सोनोजोइक के 5 कल्पों में हुआ है, लेकिन उसमें से ओलिगोसीन में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। इस काल को हिमालय काल भी कहा जाता है। जिससे श्रेणी का जो 5वां महत्वपूर्ण कल्प है वो है पैलियोसीन कल्प। हमारी टॉपिक की दृष्टि से दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सोनोजोइक के तृतीय युग, इसको टर्सरी युग भी कहा जाता है। एक शब्दों में कहा जाता है सोनोजोइक के टर्सरी युग में सर्वप्रथम मानव के एविडेंस अफ्रीका महाद्वीप में मिले। तो यहाँ पे ठीक से समझ में आएगा, देखिए पूरा कि सोनोजोइक के टर्सरी युग में प्लायोसीन कल्प में सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में
सेलेंथ्रोपस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रोपिथिकस जैसे मानव के एविडेंस मिले। इस कारण अफ्रीका महाद्वीप को मानव का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व में सबसे पहले जो एविडेंस मानव के मिले हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में मिले हैं। इस कारण उसे मानव का पालना भी कहा जाता है। इसका जो पीरियड समय माना जाता है प्लायोसीन का, वो 1.1 करोड़ से 10 लाख माना जाता है। आइए चौथा महाकल्प, पांचवा महाकल्प है नियोजोइक महाकल्प। नियोजोइक महाकल्प को चतुर्थक युग कहा गया। चतुर्थक युग को 2 कल्पों में बांटा गया। पहला है प्लेस्टोसीन कल्प। प्लेस्टोसीन कल्प को प्रतिनूतन काल हिंदी में कहा जाता है। दूसरा है हेलोसीन कल्प। हेलोसीन कल्प को हिंदी में नूतन काल कहा जाता है। इस प्रतिनूतन काल में यूरोप में हिम युग देखने को मिलते हैं, जैसे गुंज, मेडल, रीस, बुर्म जो है वो प्रतिनूतन काल में निर्मित हुए थे। ये काल हमारी टॉपिक की दृष्टि से बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो नियोजोइक महाकल्प के चतुर्थक युग में प्लेस्टोसीन कल्प में सर्वप्रथम भारत में मानव की उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो जो पहला मानव मिला है वो रामापिथिकस रेडी का शिवापिथिकस मानव भारत में मिला है। इस प्लेस्टोसीन कल्प का समय काल 10 लाख से 10,000। प्लेस्टोसीन कल्प का समय 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस कल्प में सर्वप्रथम भारत में मानव की उत्पत्ति देखने को मिली। से एक एविडेंस मिला है मानव का, जिसकी डेटिंग 14 लाख ईसा पूर्व है, लेकिन उसको अभी उतनी मान्यता नहीं मिली है। नहीं तो हमारा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से उठ के 14 लाख ईसा पूर्व मतलब प्लायोसीन के समक्ष चला जाएगा। तो हमारे टॉपिक की दृष्टि से 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है कि सोनोजोइक महाकल्प के टर्सरी युग में प्लायोसीन कल्प में सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में रामापिथिकस, सेलेंथ्रोपस, ऑस्ट्रोपिथिकस का जो एविडेंस मिलता है वो सर्वप्रथम मतलब धरती पे सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति का एविडेंस अफ्रीका महाद्वीप में सोनोजोइक के टर्सरी युग के प्लायोसीन कल्प में मिलता है। लेकिन जो भारत में मिलता है वो नियोजोइक चतुर्थक युग के प्लेस्टोसीन कल्प में भारत में सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति देखने को मिलती है। प्लायोसीन के जो अफ्रीका महाद्वीप में एविडेंस मिले हैं, तो उसी के आधार पे अफ्रीका महाद्वीप को मानव का पालना भी कहा जाता है। हेलोसीन का समय, हेलोसीन को नूतन काल कहा जाता है। हेलोसीन का समय 10,000 से आज तक का जो समय है, 10,000 से आज तक का जो समय चल रहा है वो हेलोसीन पीरियड के अंतर्गत आता है, मतलब नूतन काल के अंतर्गत आता है। तो मानव की उत्पत्ति एवं विकास में मानव की उत्पत्ति एवं विकास के श्रेणी में एकाएक मानव की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो देख लेते हैं ना कि पहले रीढ़ वाले, बिना रीढ़ वाले जीव आए, फिर रीढ़ वाले आए, फिर मछली आए, फिर उभयचर आए, फिर डायनासोर आए, उसके बाद धीरे धीरे जाके स्तनधारी जीव आए, उसके बाद स्तनधारी के बाद कपि, उसके बाद धीरे धीरे कपि के रूप में ही जो मानव विकसित हुआ वो सेलेंथ्रोपिकस और रामापिथिकस, ऑस्ट्रोपिथिकस, फिर जाके ऐसे एक श्रृंखला बनी मानव के उत्पत्ति के बाद मानव की विकास। तो इस प्रकार मानव की उत्पत्ति एक क्रमवार हुई है, एकाएक नहीं हुई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद।